नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पूरी डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस मैंने की है, जिसमें मैंने पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू सबके न्यूज़ों को उठाया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो जो सबसे पहली न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कि मलेशिया इस साल का पैरालंपिक इवेंट होस्ट नहीं करेगा, समर पैरालंपिक इवेंट। उसके बाद इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोची में। उसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, माउंटेड स्टोरेज फैसिलिटी लॉन्च की, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एम्स मदुरई का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अभी फंक्शनल नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। फिर रिपब्लिक डे परेड पे रिलेटेड एक ऐप बनी है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, ये होने वाली है 29 जनवरी को, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। फिर यूएस शटडाउन लगभग 3 हफ्तों के लिए खत्म होगा 15 फरवरी तक, ये ट्रंप जी ने बोला है, तो उस पर क्या चल रहा है न्यूज़ में उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर ये कहा जा रहा है कि कतर दोहा में यूएस की तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग हुई है, जिसमें यह निकल के आया कि शायद अगले 18 महीनों में यूएस पूरी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाएगा, तो ये भी है। और भारत रत्न दिया गया है, तो इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेजर इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको मैं अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले न्यूज़ ये है कि मलेशिया पैरालंपिक इवेंट को होस्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है क्यों नहीं होस्ट करेगा। तो हुआ ये है फ्रेंड्स कि ये जो वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होनी थी, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुई कि 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स होने हैं, ठीक है, ये टोक्यो में होने। उसके लिए क्या है कि अभी एक वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होनी है मलेशिया में, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरीके का क्वालिफाइंग इवेंट है कि इस इवेंट में जो क्वालिफाई होगा वो टोक्यो में होने वाली पैरालंपिक्स जो कि 2020 में होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मलेशिया क्या बोल रहा है कि वो किसी भी इजरायली डेलीगेट को अपनी कंट्री में नहीं आने देगा, चाहे वो डेलीगेट स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो, नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, नॉन स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, हम किसी भी इजरायली को अपने जमीन पे आने नहीं देंगे। ऐसा करके मलेशिया अपना सपोर्ट पैलेस्टीनियंस को दिखाना चाहता है, पैलेस्टीनियन कॉज को दिखाना चाहता है, और इसीलिए आपको पता होगा मलेशिया का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इसराइल के साथ। और अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी एम्बेसीज भी एक दूसरे की कंट्रीज में नहीं होंगी। तो एक इवेंट था, इसके चक्कर में हुआ ये है कि ये जो आपकी जो बॉडी है ना, आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इसने क्या किया है कि मलेशिया से इस स्विमिंग चैंपियनशिप को होस्ट करने के राइट्स को छीन लिया गया है, और वो राइट्स अब किसी और को दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये पैरालंपिक्स होता क्या है फ्रेंड्स। तो पैरालंपिक्स आप समझ सकते हैं एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। अब उतनी टेक्निकलिटी में नहीं गया हूं कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स अलाउड हैं, वो आपको जानना है तो आप इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब ये जिस पैरालंपिक्स का क्वालिफिकेशन इवेंट था, तो वो समर पैरालंपिक्स 2020 में होगा। तो और उसमें डेट क्या होगी उसकी, ट्यूसडे से शुरू होगा 25 अगस्त 2020 से संडे 6 सितंबर 2020 तक टोक्यो में हो रहा है। अब बात यह है कि अगर ये समर पैरालंपिक्स का क्वालिफाइंग इवेंट था तो एक विंटर पैरालंपिक्स भी होता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक्स की बात करोगे तो उसमें समर ओलंपिक्स होता है, एक विंटर ओलंपिक्स होता है। समर ओलंपिक्स आप सब जानते हैं, जिसमें हमारे इंडियन डेलीगेट्स जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में हम बहुत सारे मेडल्स जीतें समर ओलंपिक्स में। और एक विंटर ओलंपिक्स होता है। विंटर ओलंपिक्स फ्रेंड्स वो गेम्स होते हैं जिसमें स्नो और आइस पे गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है ना। और जस्ट समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स के बाद समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये प्रैक्टिस 1988 से चली आ रही है, ठीक है। पैरालंपिक गेम्स, चाहे वो समर पैरालंपिक गेम्स हो या विंटर पैरालंपिक गेम्स हो, उनको कौन देखता है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जी केरला गए थे, कोचीन में उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को किया, जैसे कि एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोची में। ये इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स करेगी क्या, कि जो कोची की रिफाइनरी है ना, कहा जाता है कि इसकी वजह से इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट बन जाएगी रिफाइनरी की, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स आएंगे, और क्लीनर फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं। अब देखिए एलपीजी इज अ क्लीनर फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है,
डीजल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं पॉइंट प्लांट्स में, उनके लिए आप कह सकते हो कि जो इनपुट रॉ मटेरियल्स की जरूरत है ना, वो भी इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमको उनको भी पैदा करने की कैपेसिटी आ जाएगी, ऐसा कहा गया है इस IREP में। उसके बाद प्रधानमंत्री जब जी वहां पे गए ही थे, तो हुआ ये कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक दूसरा कैंपस खोला गया है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का। वो खोला गया है A2 मानूर में। ठीक है, ये क्या काम करेगा? स्किल डेवलपमेंट करेगा और मदद करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए बढ़ाने के लिए। उसके बाद कोची में एक LPG बेस्ड बॉटलिंग प्लांट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो वहां पे एक माउंटेड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। अब देखिए बॉटलिंग प्लांट में होता क्या है? बॉटलिंग प्लांट में होता ये है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे बहुत ही जो बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं ना, जैसे गैस फील्ड्स हो गए, वहां से लेके आया जाता है रॉ मटेरियल को बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू। यहाँ पे क्या आता है, उनको सिलेंडर्स में भरा जाता है। आप देखते हो कि आपके घर पे जो LPG सिलेंडर यूज करते हैं आप, वो कहां से? वो बॉटलिंग प्लांट से होके आता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि उसको बॉटलिंग प्लांट है, और किसी भी सिलेंडर में ये जो गैस आप भरते हो ना, इसको भरने का प्रोसीजर ट्रिकी है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना आसान नहीं है इस गैस को भरना, उसमें बहुत सारी मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेसिफाइड मशीनरी लगती है इस चीज में, तो उसके लिए काफी R&D की जरूरत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बॉटलिंग प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा के होगा ये कि अब ज्यादा LPG सिलेंडर्स को कम टाइम में डिस्पैच किया जा सकेगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े टैंकर्स में जो LPG भर के जाती थी और दूसरी जगह पे बॉटल होती थी, वो भी करने की जरूरत अब थोड़ी सी कम पड़ेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि वहां पे जब स्टोरेज फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती थी इस बॉटलिंग प्लांट पे, तो क्या होता था कि बड़े बड़े टैंकर्स आते थे गैस में, उस टैंकर्स में गैस को भर दिया जाता था और किसी और जगह पे जाके बॉटल होते थे, और किसी और जगह पे जहां पे जाके वो बॉटल हो रहे हैं ना, उसके वजह से लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। फिर जहां पे जाके वो बॉटल हो रहे हैं, वहां पे जो बॉटलिंग की इक्विपमेंट है वो उतना एफिशिएंट है कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं। तो एक्सेसिव स्टोरेज फैसिलिटी से काफी सहूलियत आ जाएगी। उसके बाद नया एम्स बन रहा है मदुरई में, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मदुरई में थोपुर नाम की जगह पे आ रहा है। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे एम्स हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे, और बहुत सारे एम्स अभी प्रपोज्ड हैं, आने वाले हैं आगे कई सालों में। ये जो मदुरई का जो एम्स है, इसका ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया, अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एम्स क्या करेगा? जो बाकी सारे एम्स करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर में, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च में। ठीक है, और तमिलनाडु के जो साउदर्न बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हर तरीके से मदद करेगा। लोग पढ़ भी सकते हैं और वहां पे अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और करंटली फंक्शनल एम्स कौन है इंडिया में? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना, सबसे मेन दिल्ली वाला 1956 में, फिर भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश वाला 2012 में आया है, और एम्स मंगलगिरी और नागपुर वाला 2018 में आया है। तो ये सारे फंक्शनल हैं, और अपकमिंग भी बहुत सारे हैं, आप जाके नेट पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक मदुरई वाला है। फिर अभी जो रिपब्लिक डे परेड हुई है, उससे रिस्पेक्ट में एक RDP इंडिया 2019 करके एक ऐप लॉन्च की थी। लॉन्च किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इस ऐप का काम क्या था और क्या है? ये क्या हुआ था कि जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड हुई थी ना फ्रेंड्स, कहा जाता है कि उस परेड का लाइव टेलीकास्ट हुआ था इस ऐप पे। और इस ऐप का काम यह है कि जो राजपथ पे जो एक्सपेक्टेटर्स थे, क्या हो रहा था, जब उनके सामने से झांकियां निकल रही थी, अलग अलग रेजिमेंट्स निकल रहे थे, तो उनको लाइव ऐप पे पता चल रहा था कि हाँ भाई, इस झांकी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये कहां से है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है। क्योंकि अगर आप वहां पे बैठे हो क्राउड में, तो आपको पूरी तरीके से पता नहीं चल पाता कि जो चीज आ रही है वो क्या है। तो वहां पे जो राजपथ में जो इस रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन परेड को जो देख रहे थे ना जो लोग, वो समझ पा रहे थे इस ऐप के थ्रू कि उनके सामने से क्या निकल रहा है। और साथ साथ ये ऐप केवल जो राजपथ पे लोग थे उनको गाइड नहीं कर रही थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, ये ऐप उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। उस ऐप में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी भाई, राजपथ परेड किस हिसाब से हो रही है न्यू दिल्ली पे, फिर ऑर्डर ऑफ द मार्च क्या है, किसके बाद क्या आएगा, फिर टेबुलेक्स जो अलग अलग स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज ने दिया है वो क्या है, फिर बच्चों की कल्चरल परफॉर्मेंसेज भी थी। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 में जिन जिन बच्चों को इनाम मिले उनके भी नाम थे। ठीक है, और जिन लोगों ने टीवी पे इस
परेड को नहीं देख पाए तो वो अभी भी इस ऐप को डाउनलोड करके इस इवेंट के बारे में, हमारे रिपब्लिक डे परेड के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक्सपेंशन करके इंडिया के कल्चरल यूनिटी को आगे बढ़ाया गया है, ताकि जब अलग अलग स्टेट्स के लोग इसको देखेंगे तो उनके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस आएगी, तो वो यूनिटी वाली भावना आएगी। तो एक तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को भी ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ट्रेन 18 करके है, जिसका नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए ये जो ट्रेन 18 है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस ट्रेन है, और कह सकते हो कि इंडिया में इस समय जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ये ट्रेन 18 ही है। इसको वंदे भारत एक्सप्रेस इसलिए कहा गया है ताकि इसके मेड इन इंडिया स्टेटस को दर्शाया जा सके। इसे बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, 18 महीने में बनाया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर। खास बात यह है इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और जर्नी टाइम 25 से 45% कम हो जाता है। नई दिल्ली से बनारस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 8 घंटे में कवर कर लेती है, और अभी जो फास्टेस्ट ट्रेन है उससे 45 से 50 घंटे तेजी से पहुंचाती है ये ट्रेन 18, पहुंचाएगी ये ट्रेन 18 न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में। इसके अंदर इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है ताकि पावर रीजनरेशन हो सके, एनर्जी एफिशिएंसी हो सके, इन्वायरमेंट हो सके, एनर्जी एफिशिएंट हो सके, ये सारी चीज़ें इसमें है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 इसका नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल को ऑर्गेनाइज करेगा 29 जनवरी 2019 को मुंबई में। तो बस ये एक इंफॉर्मेशन है। तो आप समझ सकते हो कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जाए जिससे एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। तो इस कॉन्क्लेव का बस यही एम है कि टेक्निकल टेक्सटाइल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। और ये एक तरीके से कर्टेन रेजर है टेक्नोटेक्स 2019 का। टेक्नोटेक्स 2019 भी बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में होगा 29 से 31 ऑफ अगस्त 2019। वो काफी बड़ा इवेंट होने वाला, 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो, ठीक है। तो उससे पहले ये नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ टेक्निकलाइजेशन कहा जाता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म सेटअप कर देगा, एक तरीके का बेस सेटअप कर देगा, ताकि जब टेक्नोटेक्स आएगा तो और अच्छी तरीके से उसे कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है। इस कॉन्क्लेव में, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल एजुकेशन में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जो प्रिसाइड करेंगी वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, जो कि है श्रीमती जुबिन ईरानी। 29 जनवरी 2019 को हो रहा है मुंबई में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं ये। उसके आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स यूएस शटडाउन, जो कि दिसंबर से चल रहा है आपका, अब शायद वो 3 हफ्ते के लिए खत्म हो जाए। ऑलरेडी 35 दिन हो चुके हैं यूएस शटडाउन को, और इस यूएस शटडाउन के चलते काम ठप पड़ गया है यूएस में। अब हुआ ये है फ्रेंड्स कि अच्छा ये 35 दिन फ्राइडे को हुए थे, तो ऑलरेडी फ्राइडे को 35, तो अब तो 38 दिन हो गए। तो अब देखिए हुआ ये फ्रेंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि उन्होंने यूएस लॉ मेकर्स के साथ एक डील साइन की है, जिसमें कहा गया है कि पार्शियल यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को थोड़े दिन के लिए बंद किया जाएगा, 3 हफ्तों के लिए। और जैसे ही इसको बंद किया जाएगा मैं तुरंत उस बिल पे साइन करूंगा, उस बिल को पास करके जितना जल्दी हो सकेगा लोगों की सैलरी उनको दे दी जाएगी। हो ये रहा है फ्रेंड्स कि देखिए ट्रंप जी रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर, रिपब्लिकन्स के मेंबर हैं, और इनकी अपोजिशन पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेट्स है। कुछ दिन पहले हुआ ये था फ्रेंड्स कि जब बिल, ये जो सैलरी देने वाला बिल होता है और जितना भी पैसा सैंक्शन करने वाला बिल होता है जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट काम करती है, एक तरीके से जो बजट होता है यूएसए का, जब इसको पास किया गया तो उसमें प्रेसिडेंट ने अपनी एक डिमांड डाली कि भाई $5.7 बिलियन, प्रेसिडेंट मतलब यहां पे मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, और रिपब्लिकन्स भी इनके सपोर्ट में थे, कि $5.7 बिलियन आप एक्स्ट्रा सैंक्शन करिए, और इन $5.7 बिलियन से मैं यूएस और मैक्सिको की बाउंड्री पे एक पूरी लंबी दीवार बनाऊंगा जिससे इलीगल इमिग्रेशन को और ड्रग ट्रेड को रोका जाएगा। ये बोला ट्रंप जी ने। अब इस बात पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में भिड़ गए, एकदम से अड़ से गए, ठीक है। तो ट्रंप वो रिपब्लिकन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है सेनेट में, तो सेनेट तो ऑब्वियसली बात है ट्रंप के सपोर्ट में रहेगा, लेकिन उनके अपोजिशन में है डेमोक्रेट्स, और डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो अब अगर बजट पूरा पास होना है तो सेनेट से भी पास होना चाहिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होना चाहिए, और ट्रंप जी का सिग्नेचर भी होना चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेट्स इसको अपोज कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि ये बिल ये वेस्टेज कराएगा पैसे का, इमोरल है, सही नहीं है।
तो डेमोक्रेट्स इस $5.7 बिलियन के एग्रीमेंट में जिसके थ्रू एक दीवार बनाई जाएगी उसके अगेंस्ट है पूरी तरीके से। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा चीजें अड़ गई तो क्या हुआ कि बहुत सारे अमेरिकन लोग भी गुस्सा हो गए। कुछ अमेरिकन लोग जो कि रिपब्लिकन्स के सपोर्ट में थे, जो ट्रंप जी के सपोर्ट में थे, वो भी ये बोलने लगे कि हम एक्चुअली में शटडाउन से बहुत परेशान हो गए हैं और मिस्टर ट्रंप और जो रिपब्लिकन्स हैं उनको वो इसका रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और रिपब्लिकन्स भी अड़ गए हैं डेमोक्रेट्स के सामने कि भाई हम शटडाउन करके रखेंगे, हमें $5.7 बिलियन दो, हमें दीवार बनानी है यूएस और मैक्सिको के बीच में। अब जब ट्रंप जी को नजर आया कि पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने बोला कि यू डू नॉट नीड 2000 माइल्स ऑफ कॉन्क्रीट वॉल फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी, वी नेवर डिड, we never proposed that, we never wanted that, because we have barriers at the border where natural structures are as good as anything that we could build. Our proposed structures will be in predetermined high risk locations that have been specifically identified by the border patrol to stop illicit flow of people and drugs. ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी ये कहा नहीं था कि इस पूरे 2000 मील के बॉर्डर पे मैं दीवार बनाऊंगा, जो नेचुरल बैरियर्स बने हैं वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उन जगह पे दीवार बनाऊंगा जो कि बहुत हाई रिस्क की हैं, प्री डिटरमिन्ड हाई रिस्क लोकेशन है, और जिनको बॉर्डर पेट्रोल फोर्स ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि भाई यहां से सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, यहां से सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही, केवल वहीं पे दीवार बनाने की बात कर रहा हूं मैं। 2000 मील की दीवार बनाने की मैंने बात ही नहीं की, वो तो एक तरीके से मेरा स्टेटमेंट था कि मैं इमिग्रेशन को रोकूंगा, इलीगल इमिग्रेशन को, इलीगल ड्रग फ्लो को रोकूंगा। ठीक है, तो पूरी जगह पे मुझे दीवार नहीं बनानी, मुझे तो केवल उन सेक्शंस पे दीवार बनानी जहां पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक प्रेशर के चक्कर में उनको जवाब ये बयान देना पड़ गया है। तो डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि बिल्कुल शटडाउन खत्म हो गया है, लेकिन $5.7 बिलियन की जो ट्रंप जी की मांग है उसको पूरा नहीं किया गया, और ट्रंप जी बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते के लिए ही खत्म हुआ है, 15 फरवरी तक, और तब तक कुछ ना कुछ बीच का अरेंजमेंट करके चीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ऑब्वियस बात है, ट्रंप जी ने अपने स्टांस को हल्का फुल्का डाइल्यूट कर ही दिया है। पहले वो पूरी दीवार की बात कर रहे थे पूरे 2000 मील में, अब वो कह रहे हैं कुछ स्पेशल जगह पे जहां पे ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है, ज्यादा ड्रग ट्रेड हो रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से निकल जाएगा 18 महीनों में। अभी क्या है कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि तालिबान अफगानिस्तान और यूएसए में काफी दिन से निगोसिएशंस चल रहे हैं एक सीज फायर को लेके, और यूएस बहुत जल्दी निकल जाना चाहता है तालिबान से। बहुत लंबा वॉर हो गया है, कहा जा रहा है कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लंबा वॉर हुआ, सबसे ज्यादा दिन तक सबसे लंबा लड़ा हुआ वॉर यही है। तो तालिबान ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उन्होंने यूएस नेगोशिएटर से बात की है और कुछ ऐसा निकल के आया है कि यूएस मान रहा है कि 18 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से निकल जाएगा अफगानिस्तान से। अब यहाँ पे ये जो टॉक्स हो रही हैं वो कतर में हो रही है, कतर की कैपिटल दोहा में हो रही हैं, और वहां पे जो यूएस के स्पेशल पीस एनवॉय कौन है, जालमाय खालिजाद। तो ये याद रखिएगा, हो कहाँ रही है यूएस के स्पेशल पीस एनवॉय कौन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि भाई जो भी डील साइन हुई है वो दोनों साइड्स को पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ना ही कोई फिक्स्ड टाइमलाइन सेट की गई है कि नहीं भाई इतने दिन में तो यहां से निकल ही जाना है। और कहा जा रहा है कि फरवरी 2019 में दोनों पार्टीज कतर की कैपिटल दोहा में फिर से मिलेंगी और फिर से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है फ्रेंड्स कि देखिए यहां पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सुनने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि द मोमेंट यूएसए अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो अफगानिस्तान की लोकल पुलिस फोर्सेस, आर्मी, मिलिट्री को ही लड़ना है सारे आतंकवादियों से, और बहुत से तालिबानी अफगानिस्तान की जेलों में बंद है। तो यूएस के एग्जिट में उनका रिलीज किस तरीके से होगा, क्योंकि तालिबान तो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि वो अपने ब्रदरन को छुड़ा सके, और अफगानिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी जान देके इन लोगों को अरेस्ट किया है। तो इस चीज पे भी एक अच्छी खासी डिबेट होनी है कि भाई किस तरीके से एग्जिट होगा, क्या उसके टर्म्स होंगे, क्योंकि देखिए यूएस तो जल्दी में निकलना चाहता है, बट फिर भी अगर इतने दिन वॉर लड़ा है तो यूएस जैसी पावरफुल कंट्री के लिए ये बहुत इमोरल होगा कि वो सिचुएशन को आधा खराब छोड़ के निकले। उसको सॉल्व करना भी यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और केवल यूएस की नहीं, सारे रीजनल प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान और यूएस में एक चीज को लेकर थोड़ा सा बहस चल रही है कि सीज फायर। तालिबान और यूएस कह रहा है तालिबान से कि आप सीज फायर करके एक जगह फिक्स कर लो कि ये आपका इलाका, ये आपका इलाका।
तालिबान कह रहा है कि हम तब तक सीज फायर पे एग्री नहीं करेंगे जब तक आप कंप्लीटली यहां से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे और पूरी टाइमलाइन फिक्स नहीं कर देंगे। तो इस बात में थोड़ी सी बात टिकी हुई है, लेकिन अब बात यह है कि तालिबान को बहुत ज्यादा निगोशिएटिंग स्पेस यहां पे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि तालिबान इज नॉट अ लेजिटिमेट कंट्री, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बात को इतना तवज्जो देना सही नहीं है। ऑलरेडी उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है कि उसके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है। उसके ऊपर भी अगर वो ये शर्त रखेगा कि हम सीज फायर तब करेंगे जब यूएस पूरी तरीके से यहां निकलने की डेडलाइन दे देगा, तो वो कुछ हद तक सही नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि तालिबान के बैक एंड में उसको आईसिस का सपोर्ट है और कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका भी सपोर्ट है। ऐसे न्यूज आती रहती हैं। तो इस केस में ऑलरेडी तालिबान को बहुत ज्यादा लीवेज दे दिया गया है, लीवे दे दिया गया है, बहुत ज्यादा ढील दे दी गई है। अब बहुत ज्यादा उसकी बातों को एग्री करना सही नहीं होगा। अब आगे क्या होता है वो तो फरवरी के टॉक्स में ही पता चलेगा, जब पूरी तरीके से एक फाइनल स्टेटमेंट निकल के आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हो सकता है वो टॉक्स फिर से आगे एक्सटेंड हो जाए। ठीक है। फिर भारत रत्न अभी दिया गया है फ्रेंड्स, 3 लोगों को दिया गया। प्रणब मुखर्जी जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, हमें पता ही है। फिर भूपेन हजारिका जी जो कि सिंगर हैं और थे, और एक सोशल एक्टिविस्ट और लेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडर नानाजी देशमुख। तो 3 लोगों को दिया गया है, इसमें से 2 की मृत्यु हो गई। नानाजी देशमुख जी फरवरी 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सोशल एक्टिविस्ट थे, एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, रूरल सेल्फ रिलायंस की फील्ड में काम किया है, हेल्थ की फील्ड में काम किया है, भारतीय जनसंघ के लीडर थे और रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के भी। ये जो भारतीय जनसंघ है और आरएसएस है, ये रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट बॉडी रही है। तो नाना देशमुख जी ये हैं। और हजारिका जी एक प्रोमिनेंट सिंगर रहे हैं, कंपोजर रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 2011 में। तो देखिए कल वैसे भी 26 जनवरी था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई हैं, काम भर की न्यूज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अलग से जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनके मैं अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा, तो आप रेगुलरली उसको चेक करें। ये वीडियो पसंद आ गई तो फ्रेंड्स लाइक करके कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो गुड बाय, टेक केयर।